एसएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास अपने आप आ जाएंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज माई सेल्फ डिम्पल सुमन, माई सब्जेक्ट मेडिकल सर्जिकल सेकेंड। द टॉपिक है डायबिटीज रेटिनोपैथी। तो हम आज का जो टॉपिक है उसके बारे में डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या है। उसके लिए फर्स्ट है इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन कि डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या है। वेस्ट डायबिटिक डेवलप्ड कंट्रीज में 30 to 60 ईयर के लोगों में डायबिटिक रेटिनोपैथी ब्लाइंडनेस का कारण माना गया। देखिए, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलप्ड मीन्स जो विकसित हो चुकी हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके अंदर क्या देखा गया कि 30 to 60 ईयर की एज वाले जो लोग हैं यानी कि प्यूपल्स हैं, उनके अंदर ब्लाइंडनेस का जो कारण माना गया वो किसे माना गया? डायबिटिक रेटिनोपैथी को। मीन्स डेवलप्ड कंट्री के अंदर जो 30 से लेकर के 60 साल तक के लोगों के अंदर जो अंधापन आता है उसका कारण डायबिटिक रेटिनोपैथी को माना गया है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी में होता क्या है कि जो रेटिनल सर्कुलेशन यानी कि रेटिना को जो सर्कुलेशन करती हैं वेन्स और आर्टरी और नर्व, उनके अंदर कोई ब्लॉकेज आना, ब्लॉकेज यानी कि मीन्स आप ले सकते हो क्लॉट से कोई ब्लॉकेज आना या कोई क्लॉट या थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, इस तरह का कोई भी क्लॉट या थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म के कारण ब्लॉकेज होता है रेटिनल सर्कुलेशन, जिससे रेटिना पर कोई हेमरेज हो सकती है, उसी को हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी का मीन्स ये नहीं लेना है कि डायबिटीज मेलाइटिस वाले लोगों में क्या होती है? रेटिनोपैथी होती है। ये डेफिनेशन नहीं आप लोगों को बोलनी है। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि डायबिटिक रेटिनोपैथी से कुछ लोग ऐसा समझ लेते हैं कि जो शुगर वाले लोग होते हैं उनमें डायबिटिक रेटिनोपैथी होना ही डायबिटिक रेटिनोपैथी कहलाता है, बट ऐसा नहीं है। डायबिटिक मेलाइटिस को उसका एक कारण माना गया है जिसके कारण रेटिनोपैथी हो सकती है, लेकिन शुगर वाले लोगों में अंधापन आना या शुगर वाले लोगों में रेटिना डिटैचमेंट होना, उसको रेटिनोपैथी कहते हैं, ये नहीं है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? रेटिनल सर्कुलेशन में ब्लॉकेज का आना, उससे होने वाली हेमरेज को क्या बोलते हैं? डायबिटिक रेटिनोपैथी कहा जाता है। समझिए एक बार फिर से, रेटिनल सर्कुलेशन में ब्लॉकेज से होने वाला हेमरेज को हम क्या कहते हैं? डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्लिनिक रिस्क फैक्टर्स। नेक्स्ट है हमारे हेडिंग रिस्क फैक्टर्स या कॉजेस। देखिए, रिस्क फैक्टर का मीन्स क्या है? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण रेटिनोपैथी होने के डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो रिस्क फैक्टर को जैसे जोखिम कारक आप बोलते हो, तो उसमें नंबर फर्स्ट लेते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया का मीन्स है ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाना यानी कि डायबिटीज मेलाइटिस हो जाना। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि वेन के अंदर ब्लड फ्लो से आता है, उसके कारण कोई हेमरेज हो सकती है। जैसे ब्रेन के अंदर हेमरेज होना, वैसे ही रेटिना पर आर्टरी या वेन के अंदर क्या हो जाती है? कोई हेमरेज हो जाती है, जिससे डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है। नेक्स्ट वन है स्मोकिंग यानी कि जो इंसान स्मोकिंग ज्यादा करता है उसमें डायबिटिक
रेटिनोपैथी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट है अल्कोहल अब्यूज। अल्कोहल अब्यूज, जो पर्सन अल्कोहल यानी कि ड्रिंक ज़्यादा करते हैं उनके अंदर भी डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है। नेक्स्ट वन है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के कारण हाइपरटेंशन बढ़ता है, जिसके कारण भी क्या हो सकता है, वेन के अंदर फ्लो ज़्यादा या आर्टरी के अंदर फ्लो ज़्यादा होता है। जहाँ अगर वेन के अंदर कोई क्लॉट है, वहाँ पे ब्लड का फ्लो आया एकदम से, तो वो हेमरेज कॉज कर सकती है। कहाँ? रेटिना पे। उसे हम क्या कहते हैं? रेटिनोपैथी। या फिर हम कहते हैं यूज करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि जो लेडीज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का ज़्यादा यूज करते हैं उनके अंदर डायबिटिक रेटिनोपैथी डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एवरीबॉडी नोज ना, प्रेगनेंसी को रोकने वाली पिल्स। तो ये थे रिस्क फैक्टर, आप लोगों को समझ में आए। नेक्स्ट वन चलेंगे क्लिनिकल फीचर्स और साइन सिम्टम्स। कौन कौन से साइन सिम्टम्स शो होते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। देखिए, डायबिटीज रेटिनोपैथी में मैंने एक कोर्स बताया कि डायबिटीज मेलाइटिस के कारण क्या, यानी कि ग्लाइकोजन के लेवल के बढ़ने के कारण क्या हो सकता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है। लेकिन डायबिटिक रेटिनोपैथी डायबिटीज मेलाइटिस 2 टाइप में या सेकेंड टाइप में होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं रेदर देन डायबिटीज मेलाइटिस फर्स्ट टाइप। यानी कि फर्स्ट टाइप की बजाय डायबिटीज मेलाइटिस सेकेंड टाइप में होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं क्या, डायबिटिक रेटिनोपैथी। आप लोगों को पता होगा डायबिटीज मेलाइटिस फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस है, फिर भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस टाइप फर्स्ट के अंदर क्या होता है कि जो पैंक्रियाज में बीटा सेल, डेल्टा, अल्फा सेल्स होती हैं, वो इंसुलिन को जा तो कम प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि डिक्रीज प्रोड्यूस करती हैं, या इंक्रीज या इंसुलिन को बनाती ही नहीं, इंसुलिन नॉट मेक। यानी कि जहाँ तो बीटा जो पैंक्रियास है, पैंक्रियास की सेल्स है बीटा, डेल्टा, अल्फा, वो जहाँ तो इंसुलिन को क्या करती हैं, उसका प्रोडक्शन कम कर देती हैं, डिक्रीज प्रोडक्शन, यानी कि प्रोड्यूस कम करना या प्रोडक्शन कम कर देती हैं, जब इंसुलिन को वो बनाती ही नहीं है। बट हम इसमें क्या करते हैं, इंसुलिन देते हैं, जिससे बीटा, डेल्टा, अल्फा जो सेल्स होती हैं ये एक्टिव होकर के इंसुलिन को ज्यादा बना देती हैं, या फिर अपनी बॉडी के अंदर अपने डायरेक्ट इंसुलिन देते हैं और इंसुलिन बन जाता है और शुगर लो हो जाती है। ये था टाइप फर्स्ट, जो ज्यादा सीरियस नहीं होता, इसे हम जुवेनिल टाइप भी बोलते हैं। इसको नाम दिया गया है जुवेनिल डायबिटीज मेलाइटिस। जुवेनिल डायबिटीज मेलाइटिस इसको नाम क्यों दिया गया, क्योंकि टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस जो किसमें पाया जाता है, यंग एज में ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए उसको नाम दिया गया जुवेनिल टाइप डायबिटीज मेलाइटिस। नेक्स्ट बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटिस सेकंड। और डायबिटीज मेलाइटिस सेकंड टाइप में ही क्या होता है, ज्यादातर रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसमें क्या होता है कि पैंक्रियास के अंदर बीटा, डेल्टा, अल्फा जो सेल्स होती हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं या खत्म हो जाती हैं, जो क्या करती थी, इंसुलिन को प्रोडक्शन करती थी। अब इस वे में ये बिल्कुल भी इंसुलिन को प्रोडक्शन उसका नहीं कर पाएंगी या मेक नहीं कर पाएंगी, हम डायरेक्टली बाहर से ही इंसुलिन का इंजेक्शन ही दे सकते हैं।
ना कि हम इन सेल्स को वापस से एक्टिव कर सकते हैं कि ये क्या करें, इंसुलिन को बनाए। तो ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये सीवियर टाइप की डायबिटीज मेलाइटिस होती है। उसके बाद चलते हैं साइन सिम्टम। तो साइन सिम्टम में क्या शो होगा? फर्स्ट वन ब्लड विजन, ब्लड विजन यानी कि उसका जो विजन है वो धुंधला सा दिखेगा, जैसे पानी के अंदर से देख रहे हैं इस तरह से। हो सकता है उसका विजन बिल्कुल लॉस हो जाए, लॉस ऑफ विजन, साइन सिम्टम। नेक्स्ट वन है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट मैंने बताया था कि लेंस का क्या हो जाता है, ऑक्सीफिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि लेंस क्या है, इस तरह से उसके ऊपर क्लाउडी कलर का, व्हाइट कलर का एक परत सी आने लग जाती है और लेंस हार्ड हो जाता है, कठोर सा हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैटरेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है अपीयरेंस ऑफ माइक्रो एन्यूरिज्म, अपीयरेंस ऑफ माइक्रो एन्यूरिज्म, माइक्रो एन्यूरिज्म। माइक्रो एन्यूरिज्म का मीन्स है, जैसे आप लोग देखते हैं वेन्स के अंदर जहां जहां ब्लड स्टॉप हो जाता है वहां पे एक एन्यूरिज्म शो होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एन्यूरिज्म बोलते हैं। और वही है अपीयरेंस ऑफ माइक्रो एन्यूरिज्म। इस तरह का रेटिना के ऊपर जब आप ऑप्थेल्मोस्कोपी या स्टिल लैंप से देखते हो, स्लिट लैंप टेस्ट से, तो हमें वो शो होता है। नेक्स्ट वन था रेटिनल हैमरेज, रेटिनल हैमरेज। तो क्या हो सकता है, रेटिना पर हैमरेज हो सकती है, रेटिनल हैमरेज, रेटिना पर हैमरेज हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब वेन के अंदर क्लॉट बना है या कोई ब्लॉकेज आई है, वहां पे हाइपरटेंशन के कारण ब्लड ज्यादा तेजी से जा रहा है, तो वेन क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है और वहां हैमरेज कॉज कर सकती है। नेक्स्ट चलेंगे साइन सिम्टम के बाद डायग्नोसिस। डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, असेस, यानी कि असेसमेंट से पता लगाते हैं कि क्या फिजिकली असेस कर सकते हो, विजन आई विजुअल उसे असेस करते हो कि कोई आंख के अंदर प्रॉब्लम है या नहीं। साइन सिम्टम यानी कि हिस्ट्री वगैरह लेकर के उसकी साइन सिम्टम पूछते हो। उसके बाद ऑप्थेल्मोस्कोपी, ऑप्थेल्मोस्कोपी जिससे रेटिना को पीछे से चेक किया जा सकता है, पूरी आई स्ट्रक्चर को। उसके बाद स्लिट लैंप टेस्ट, स्लिट लैंप टेस्ट पीछे रेटिना की ब्लड सप्लाई को चेक करने के लिए किए जाते हैं ये टेस्ट। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि कोई हैमरेज तो नहीं हुई है। ये डायग्नोसिस कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वन हम चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ, मैनेजमेंट। तो जो इसका मैनेजमेंट है, सबसे पहले क्या कंट्रोल करना होगा हमें, जिसके कारण ज्यादा मेन कॉज क्या है, डायबिटिक रेटिनोपैथी का, डायबिटीज मेलाइटिस। तो डायबिटीज मेलाइटिस को ही हमें कंट्रोल करना पड़ेगा सबसे पहले इंसुलिन दे करके। उसके बाद अगर हाइपरटेंशन है तो कंट्रोल करना होगा किसे, हाइपरटेंशन को। देन हम क्या करते हैं, अगर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, देन फोटो एगुलेशन, फोटो एगुलेशन प्रोसीजर किया जाता है। फोटो एगुलेशन प्रोसीजर में मैंने बताया था कि अगर आई के अंदर रेटिना है, यहाँ क्रोइड है, इसके बीच में कोई बर्न वगैरह हो गया है, चोट वगैरह आ गई है, कोई स्कार वगैरह बना है, कोई हैमरेज के कारण यहाँ फ्लूइड कलेक्ट हो गया है, तो हम फोटो एगुलेशन की जो प्रोब है उसे लेकर के क्या करेंगे, लेजर के द्वारा यहाँ पे लेकर के जाएंगे और यहाँ से उसको रिमूव कर देंगे स्कार को, या कोई फ्लूइड है तो उसी को बोलते हैं फोटो एगुलेशन।
फोटो एगुलेशन क्यों करते हैं इसमें बात देखिए। उसमें आप लोगों ने पढ़ा था रेटिनल डिटैचमेंट में, वहां पे हमने क्या किया था, फोटो एगुलेशन किया था। क्योंकि आप लोग जानते हो कि वहां पे रेटिना क्रोइड से अलग हो जाता है, जिसके अंदर कोई स्कार या किसी चोट के कारण वहां पे वो अलग हो जाता है या कोई फ्लूइड भर जाता है, तब किया। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, तो देखिए फर्स्ट वन रेटिनल क्यों किया जाता है फोटो एगुलेशन यहाँ पे। इसका फर्स्ट रीजन है रेटिनल एस्टीमिया। रेटिनल एस्टीमिया, रेटिनल एस्टीमिया में क्या होता है कि कोई जो रेटिना को वेन्स या आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही है, तो वहां पे कोई क्लॉट वगैरह या थ्रोम्बोसिस आ गया है, तो उस रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, फोटो एगुलेशन करते हैं। नेक्स्ट वन लीकिंग ऑफ माइक्रो एन्यूरिज्म। माइक्रो एन्यूरिज्म, अगर कोई यहाँ पे वेन्स के अंदर एन्यूरिज्म्स पड़े हैं तो हम वहां से उसको रिमूव कर देते हैं, इसलिए भी क्या किया जाता है, फोटो एगुलेशन। फोटो एगुलेशन किया जाता है। लास्ट वन है विट्रेक्टोमी। विट्रेक्टोमी का मीन्स है जो यहाँ रेटिना था, कैरोइड थे, और यहाँ पे क्या बना रहता है, विट्रस ह्यूमरस, यहाँ पे लेंस है, और सॉरी देखिए क्या होता है, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, विट्रस ह्यूमरस, यहाँ पे रेट्रोइड है, रेटिना है। तो जो यहाँ पे क्या बड़ा सिलियरी मसल्स लेंस को पकड़े हुए रहती है, और जहाँ पे जो करा जाता है वो क्या होता है, विट्रस ह्यूमरस। और इसके कारण क्या है कि यहाँ पे रेटिना के पीछे जा करके जो वेन्स है, रेटिना के ऊपर इसका प्रेशर ज्यादा हो रहा है, वेन्स को ये प्रेस कर रहा है, और प्रेस करने के कारण यहाँ से वेन इस तरह से कुछ दब रही है या प्रेस हो रही है, और ब्लड सप्लाई ज्यादा होने के कारण यहाँ से हेमरेज हो सकती है। जो यहाँ पे इस तरह से रहने के कारण यहाँ पे क्लॉट या एन्यूरिज्म बन सकता है, इसलिए ये विट्रेक्टोमी की जाती है। इसको विट्रेक्टोमी को कम करने के लिए, विट्रस ह्यूमरस को कम करने के लिए क्या की जाती है, विट्रेक्टोमी की जाती है, ताकि उससे प्रेशर थोड़ा कम हो। और एक और चीज की जाती है, जैसे मान लो यहाँ पे ब्लड सप्लाई बंद हो रही है, यहाँ से आगे नहीं जा रही है, तो हम उस पार्ट को वहां से उस वेन के को रिमूव कर सकते हैं, इसलिए क्या किया जाता है, फोटो एगुलेशन किया जाता है। ये लेजर के द्वारा इसकी प्रोब को आंख में से लेकर के स्क्लेरा में से आंख में से लेकर के पीछे रेटिना की तरफ लेकर के जाते हैं। ये एक सर्जरी होती है जिसके कारण हम जिसमें ये सब हम करते हैं। उसके बाद आते हैं रोकथाम या प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स में आप क्या करते हो कि जो डायबिटिक पेशेंट है उसमें डायबिटीज को आप बार बार चेक करते रहते हो, शुगर लेवल को, और साथ ही साथ क्या है, डॉक्टर के अनुसार अपने उसको इंसुलिन देते रहते हैं। उसके डाइटरी मॉडिफिकेशन करते रहते हैं कि उसको ज़्यादा खाने में शुगर लेवल जिसमें ज़्यादा हो वो हम खाने में से नहीं देते हैं। और क्या करते हैं कि जिस पेशेंट में ऐसी कुछ कंडीशन प्रेजेंट होने के चांसेस लग रहे हैं, उसे हम अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब से क्या करते हैं, दूर रहने की एडवाइस देते हैं। और क्या है कि डायबिटिक जो पेशेंट होता है उसको हम पहले से इस चीज़ के बारे में बता करके रखते हैं कि डायबिटीज मेलाइटिस के कारण आंख में इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप इसीलिए इसके लिए अवेयर रहें, और स्मोकिंग अगर अल्कोहल कर रहे हैं तो आप मत करिए, और आपका डायबिटीज मेलाइटिस को शुगर लेवल को बार बार चेक करवाते रहिए, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसे क्या कर सकें, बड़ा है तो हम उसे कम कर सके। इसी तरह से उन्हें अवेयर करके रखते हैं कि जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है उसके कारण कैसे कैसे कौन कौन से सिम्टम्स शो होते हैं, और हम उसका पता कर सकते हैं। ओके, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है डायबिटिक रेटिनोपैथी की। आप आई होप कि यू अंडरस्टैंड ऑल, और आप लोग धन्यवाद आप सबका कि आप लोग समझ रहे हैं। और स्टे इन होम, आप घर पे ही रहिए
और अच्छे से स्टडी के साथ जुड़े रहिए, अच्छे से करते रहिए एंड धन्यवाद। थैंक